नमस्कार। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ कुछ नए योगाभ्यास के साथ। तो सेशन स्टार्ट करने से पहले एक बार हम प्रेयर करेंगे। कमर गर्दन सीधी करते हुए सहजता से बैठ जाइए। आंखें कोमलता से बंद, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। श्वास भरें 2-3 बार, गहरे लंबे श्वास। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। एक ओंकार के साथ प्रार्थना करेंगे। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति। तो प्रार्थना मुद्रा में प्रार्थना के भाव का अनुभव करते हुए अपने इष्ट देव, माता पिता, गुरुजन जो भी आपके जीवन में पूजनीय हैं उन्हें सहृदय नमस्कार करें और सहजता के साथ आंखें खोल लीजिए। आज हम बात करने वाले हैं मेनोपॉज की। जिस तरीके से महिला के जीवन में हर एक उम्र का पड़ाव आता है, पहले वो छोटी होती है, टीनेज आती है, फिर जवान और फिर बुढ़ापा। ये 3 स्टेज सबकी जीवन में होते हैं, चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो। लेकिन पुरुषों के जीवन में दर बदर इतना परिवर्तन नहीं आता है जितना महिलाओं के जीवन में हमें देखने को मिलता है। 15 साल की उम्र के पास मेंस्ट्रुएशन पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद हार्मोनल चेंज बहुत ज़्यादा आते हैं। उसके बाद जब वो 20 से ऊपर की अवस्था में आ जाते हैं तो बाद में वो गर्भ धारण करते हैं। उसके आगे चल के फिर 35 के बाद 40 के बाद उनका मेनोपॉज का टाइम स्टार्ट हो जाता है, तो फिर बहुत सारे बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। तो जिस तरीके से उम्र के साथ साथ समाज में रहते हुए रिश्ते बदलते हैं, कभी वो बेटी होती है, कभी वो बहू होती है, कभी वो सास होती है, कभी नानी होती है, इसी तरीके से बाहरी रिश्तों के साथ साथ ही उसके शारीरिक रूप और मानसिक रूप में भी बहुत सारे बदलाव आते हैं। तो आज हम इन्हीं बदलाव की बात करेंगे। तो सबसे पहले मेनोपॉज एक स्टेज होती है महिला के जीवन में आने वाली। जैसे हमारा जो जीवन होता है, एक महिला का जीवन लगभग 35 साल से 40 साल तक भी उसे हम आराम से कह सकते हैं, ये नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ होती है कि जब हम आराम से बच्चे को जन्म दे सकते हैं। सामान्य तौर पे 40 साल और सामान्य तौर पे 45 साल तक भी एक प्रोडक्टिव लाइफ जी जा सकती है, बच्चे का जन्म हो सकता है। लेकिन ये सब थोड़ा सा वेरी करता है। कोई तो 55 साल तक की उम्र में भी माँ बन सकती है। कई केसेस ऐसे भी आए हैं कि वो 80 साल की उम्र में भी माँ बन रही है। लेकिन ऐसे में जो चांसेस हैं वो कम है। जो नॉर्मल लाइफ में ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए तो 55 साल और 45 साल की उम्र तक की एक अच्छे हेल्दी बेबी को जन्म देने के योग्य होती है महिला। तो उसके साथ ही हम बात करते हैं कि वो 45 साल तक उसका नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ चलती है। 45 साल से ऊपर उसका लगभग 50 साल तक उसका प्री मेंस्ट्रुएशन स्टेज होता है कि मेंस्ट्रुएशन
जो प्री मेनापोज स्टेज होता है, तो मेनापोज का पहले की जो अवस्था है जिसमें मेनापोज की लक्षण है वो थोड़े थोड़े दिखाई देने लग जाते हैं, लेकिन कंप्लीट मेनापोज नहीं होता है। और 50 साल से ऊपर 50 और 55 साल के बाद उसमें लगभग, क्योंकि ये कभी वेरी करता है थोड़ा सा हमारे रहन सहन के हिसाब से, खान पान के हिसाब से और किस वातावरण में रहते हैं उसके हिसाब से, तो हम 50 साल से ऊपर की जो अवस्था है वो मेनापोज की मानते हैं फाइनल। तो कई बार क्या होता है, पीरियड्स जो हैं इरेगुलर हो जाते हैं कि अगर 40 साल के बाद अगर हमें कभी 2 महीने में पीरियड्स आ रहे हैं, कभी 3 महीने में आ रहे हैं, तो हम उसे ये नहीं कह सकते कि मेनापोज की स्टेज स्टार्ट हो गई है। अगर WHO की रिसर्च के अनुसार अगर 1 साल तक लगातार आपको पीरियड्स नहीं आते हैं, तब ये कहा जाएगा कि आपको मेनापोज स्टार्ट हो गया है। अगर बीच बीच में आते हैं, कभी 4 महीने में आ गए हैं, तो आपको कोई और प्रॉब्लम है, मेनापोज की स्टेज नहीं आई है। तो हम बात कर रहे हैं मेनापोज की, क्योंकि जब मेनापोज की स्टेज आ जाती है तो हमारे बहुत सारे हार्मोनल चेंज होना शुरू हो जाता है। और हार्मोन्स एक ऐसे केमिकल्स हैं जो हमारे पूरे शरीर के साथ साथ मन को भी बहुत तीव्रता के साथ और गहराई से प्रभावित करते हैं। तो हमें इस स्टेज को किस तरीके से, जिस तरीके से हम टीनेज की बात करते हैं कि जब हम टीनेजर होते हैं, किशोरावस्था में जो बहुत सारे परिवर्तन आते हैं, उसे हम किस तरीके से आसानी से सहजता के साथ उसको ओवरकम करेंगे और उसके साथ सहजता से आगे बढ़ेंगे। तो उसी तरीके से मेनापोज की अवस्था में भी जो परिवर्तन आते हैं उसे हम किस तरीके से सहजता से ले सकते हैं और आसानी से उस पर हम ये नहीं कह सकते कि पूरी तरीके से उसे नियंत्रित किया जा सकता है या रोका जा सकता है, लेकिन कुछ ओवरकम किया जा सकता है। क्योंकि ये जो मेनापोज की स्टेज होती है ये नेचुरल प्रोसेस है, इसे हम रोक नहीं सकते हैं, केवल इसके जो प्रभाव है उसे कुछ हद तक टाला जा सकता है। जैसे हम योग से भी कहते हैं कि योग से आप चीज़ों को थोड़े से टाइम तक, जैसे उम्र बढ़ती है तो हम उसे रोक नहीं सकते हैं, केवल थोड़े से आगे उसे बढ़ा सकते हैं कि हम योग करते हुए लंबे टाइम तक स्वस्थ रह सकते हैं और जवान दिख सकते हैं। अगर आप हेल्दी रहेंगे तो आप एक्टिव रहेंगे, आपका व्यवहार अच्छा रहेगा, आपको कोई बीमारियां नहीं होगी, तो आप पूरे स्वस्थता के साथ बुढ़ापे में भी आप जवानों की तरह एक्टिव बने रह सकते हैं। ये योग का प्रभाव है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि योग से चीज़ों को बिल्कुल खत्म किया जा सकता है या हटा दिया जा सकता है, उसके प्रभाव को काफ़ी हद तक कम किया जा सकता है। तो इसके बाद जैसे हम बात कर रहे थे मेनापोज की स्टेज की, कि 55 के बाद हमें फाइनली ये कह सकते हैं कि मेनापोज की अवस्था आ गई है। तो हमें इसकी बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हम मेनापोज की स्टेज आ गई है। सबसे पहले तो इरेगुलर पीरियड्स, ये प्री मेनापोज की स्टेज में होता है। इरेगुलर पीरियड स्टार्ट हो जाते हैं, कभी 6 महीने में आ रहा है, 7 महीने में आ रहा है, लेकिन बीच बीच में आते रहते हैं। वो भी एक बड़ी टेंशन का कारण बनता है। आज एक बात और चीज आपको बता देना चाहूँगी, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो प्री मेनापोज और मेनापोज और पोस्ट मेनापोज, ये तीनों ही कंडीशन को कवर करेगा। जब आपका जो ये लगभग हम ये कह सकते हैं कि आज के जो हमारे अभ्यास हैं वो 40 साल से और ऊपर की महिलाओं के लिए बहुत लाभदायक है। 40 से नीचे वाली महिलाओं के लिए जब उनका नॉर्मल प्रोडक्टिव लाइफ होता है, उसके लिए हमने दूसरे सेशन में बात की थी। आप प्रीनेटल में और पोस्ट नेटल में और मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए हमारे यौगिक अभ्यास है, अगर आप उन्हें देखना चाहें तो फेसबुक पेज पे जाके उन्हें देख सकते हैं। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो हमारा इर्द गिर्द जो टॉपिक है 40 से ऊपर की महिलाओं के लिए है। तो इसे हम ध्यान रखते हैं कि मेनापोज में हमारे कौन कौन से सिम्टम्स होंगे और किस तरीके से हम उन्हें नियंत्रित करेंगे यौगिक अभ्यास के द्वारा। तो सबसे पहले हमने बात की थी इरेगुलर पीरियड की, कि पीरियड्स कभी आते हैं कभी नहीं आते, उसकी वजह से एक टेंशन बनी रहती है कि पता नहीं कब आ जाएंगे और कितने दिन में ठीक होंगे और कैसे स्टेज रहेगी। और उसके बाद आता है हमारे जैसे एज, बहुत सारी महिलाओं को देखने को मिलता है कि हॉट फ्लैशेस स्टार्ट हो जाते हैं, कि एकदम छाती से ऊपरी भाग में एक करंट की तरह बहाव दौड़ता है गर्म तेजी से, और जिसकी वजह से एक हल्का एक लाइट इलेक्ट्रिक शॉक की तरह ये होता है। तो आपका
चेस्ट से ऊपर वाले भाग में अधिकतर ये देखने को मिलता है, और पूरे हाथों में, छाती वाले भाग में, गर्दन और पूरा चेहरा एकदम पसीने से तर हो जाता है। इतना तेज हॉट फ्लैशेस आता है कि आपको एकदम ऐसे लगता है कि बहुत ज़्यादा 50 डिग्री के टेम्परेचर पे आपको एकदम छोड़ दिया जाए और आपका पूरा आप तर हो जाते हैं पसीने से, और गर्माइश आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन ये कुछ टाइम बाद अपने आप ही ठीक हो जाता है। अगर एकदम उठा है तो 15-20 मिनट के बाद आप नॉर्मल हो जाएंगे। लेकिन अगर जब ऐसा बार बार देखने को मिल जाता है कि खुद में एक चिंता और तनाव का कारण बन जाता है। दूसरा होता है कि मेनोपॉज की स्टेज में जो महिलाओं में जो एस्ट्रोजन हार्मोन होता है, एस्ट्रोजन हार्मोन्स की मात्रा बहुत कम हो जाती है एज के साथ साथ। तो जैसे हार्मोन्स की मात्रा कम होने की वजह से वजाइनल में ड्राइनेस आनी शुरू हो जाती है, और जो वजाइना की जो लेयर होती है बहुत थिक, बहुत पतली हो जाती है, और लेयर पतली हो जाती है। ऊपर से लिक्विड जो होता है, नेचुरल लिक्विड होता है, वो सिक्रेशन नहीं हो पाता, और ड्राइनेस की वजह से जो उसकी वजाइनल में जो टिश्यू है, वो जो बहुत पतली वजाइनल है, उसमें जो टिश्यू है, और तो उसकी जो क्षमता है रोगों से लड़ने की, बैक्टीरिया से लड़ने की, वो बहुत कम हो जाती है लिक्विड ना होने की वजह से और लेयर का बहुत पतले होने की वजह से। तो इसके कारण मेन क्या हमें समस्या देखने को मिलती है कि जो इन्फेक्शन है, क्योंकि बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता कम हो गई है, तो हमें कोई भी इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाएगा। स्किन भी पतली हो गई है तो वहाँ इचिंग बहुत ज़्यादा होगी, और आपको इन्फेक्शन जल्दी होने लग जाएगा, और बर्निंग और इचिंग दोनों ही सेंसेशन आपको कॉमनली देखने को मिल सकती है। इसके साथ साथ एक बहुत होता है, इसके साथ साथ ही इंटरकॉर्स और सेक्स की इच्छा का कम होना। ये भी क्योंकि लिक्विड जो आपका जो नेचुरल लिक्विड था एस्ट्रोजन की कमी की वजह से वो नहीं होता है। पहले तो आपको इच्छा नहीं होगी इंटरकॉर्स की, लेकिन आप फिर भी अगर आप प्रयास करते हैं तो वो पेनफुल होता है, तो वो भी आपको तनाव देता है। इसके बाद बात होती है कि क्योंकि हमारा एस्ट्रोजन की कमी के कारण मेटाबॉलिज्म पे बहुत प्रभाव पड़ता है। एस्ट्रोजन जो है आपका जो ब्रेन से रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, आपको जो आपकी सेक्स ग्लैंड है उसको एक्ट करता है कि आप एस्ट्रोजन को रिलीज कीजिए, लेकिन जब एस्ट्रोजन रिलीज अच्छे से नहीं होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म पे प्रभाव पड़ता है, जिसकी वजह से आप जो खाते पीते हैं उसका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है, आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है, पेट में ब्लोटिंग जैसी फीलिंग आने लग जाती है, और सबसे कॉमनली जो चीज़ है उम्र के साथ साथ वजन बढ़ता है। तो हम बहुत सारे ये कहते हैं कि अब तक तो मैं पूरी ज़िंदगी बहुत स्लिम ड्रीम रही, और 40 के बाद ही मेरा वजन बहुत बढ़ने लगा, और उसे कम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जितनी आसानी से हम 40 से कम उम्र में वजन को कंट्रोल कर पाते हैं, 40 से ऊपर वजन को नियंत्रित करना इतना आसान नहीं होता जितना 40 से कम की उम्र में। तो हमारा वजन बढ़ना, मेटाबॉलिज्म का ठीक ना होना, डाइजेशन का प्रॉपर ना होना, ब्लॉटिंग होना, बहुत बार कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है, पेट में गैस बनना, खट्टी डकारें आना, ये हमारी डाइजेशन से संबंधित प्रॉब्लम हो जाती है। उसके साथ साथ हमारा सेक्स की इच्छा ना होना, इचिंग होना, और हमारा जो वजाइनल पार्ट है, पेल्विक फ्लोर के पास का जो रीजन है, वो सारी मांसपेशियाँ थोड़ी सी लूज हो जाती हैं। जो हमारा यूरिन ब्लैडर है, जो अब नॉर्मल लाइफ में उसकी कॉन्ट्रैक्शन अच्छी होती है, क्योंकि अभी क्या होता है, कोई भी काम होता है तो मसल्स टाइट है, और उम्र के साथ साथ सारी मांसपेशियाँ लूज होनी शुरू हो जाती हैं, और जब मांसपेशियाँ लूज हो जाती हैं तो यूरिन ब्लैडर को जिसने संभाला हुआ था वो मांसपेशियाँ भी लूज हो जाती हैं। तो इसके बाद आपका जो हो सकता है पेल्विक फ्लोर के पास के जो सॉफ्ट ऑर्गन्स है हल्का सा नीचे की तरफ भी आ जाते हैं, और इसके साथ यूरिन ब्लैडर की मांसपेशियों का ग्रिप ना करके रख पाने के कारण आपको बार बार ऐसी फीलिंग आती रहती है, जिसको कहते हैं इरिटेबल यूरिन ब्लैडर। तो जो आपका यूरिन ब्लैडर है उसमें बार बार आपको ऐसी फीलिंग आती रहेगी कि मुझे यूरिन जाना है, मतलब यूरिन आप जाएंगे भी, लेकिन थोड़ी सी देर बाद ही 5-10 मिनट के बाद आपको फिर इच्छा होगी कि मुझे दोबारा फिर जाना है। तो वो क्योंकि उसकी मसल्स जो हैं वो टाइट नहीं है, बहुत लूज है,
और एक बार जब आप जाते हैं तो अच्छे से यूरिन पास नहीं हो पाता है, तो बार बार आपको फीलिंग आती रहेगी, वो भी आपको एक टेंशन का कारण बन जाती है। तो इसके साथ साथ ही ये आज हमने बात की कि हमें ये तो बहुत कॉमन समस्याएं हैं जो अधिकतर सबको देखने को मिल जाती हैं। इसका प्रभाव क्या, ये सब शारीरिक समस्याओं के कारण मानसिक प्रभाव क्या होता है, स्ट्रेस आनी शुरू हो जाती है, इरिटेशन आनी शुरू हो जाती है, एंगर स्टार्ट हो जाता है, घर में कोई बात नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे बुजुर्ग महिलाएं वो इरिटेट हो जाती हैं, काम का लड़ने को तैयार रहती हैं, कोई रीजन नहीं है, लेकिन उनको वो फिजिकली इतना परेशान होती हैं अपने आप से, एक्चुअली उन्हें भी नहीं पता होता कि मेन कारण क्या है लड़ाई झगड़े का या इरिटेशन होने का। वो डायरेक्ट ना होके इनडायरेक्ट प्रभाव देखने को मिलता है। तो इन सब चीजों पे किस तरीके से थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए और हम इस स्ट्रेस को एक टेंशन और तनाव में ना रह के इसे हम नॉर्मल लें और किस तरीके से हम इसका एंजॉय करें, आज हम उसी की बात करेंगे। तो हम बहुत सारे यौगिक अभ्यास ऐसे हैं जिसको अगर हम रेगुलर करते हैं तो जो हमारी मेनोपॉज की जो स्टेज है इसको हम आसानी से इसको पार कर जाएंगे। लेकिन ये अभ्यास ऐसा नहीं है कि आप आज ही करेंगे तो आपको आज ही प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको इन अभ्यासों को 40 से ऊपर की उम्र को सभी महिलाओं को अपने जीवन में धारण कर लेना चाहिए, ताकि आप अपने जीवन को आसानी से और सहजता के साथ जी सके। हो सकता है आप अभी जो आप अभ्यास करेंगे ये लगभग 1 से 1.5 घंटे के अभ्यास है। आपके पास जितना समय हो, मानो आपके पास 24 घंटे में से टाइम नहीं है ज़्यादा, तो आप केवल 10 मिनट का समय निकाल लीजिए। 10 मिनट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, हम 10 मिनट किसी की चुगलियाँ करने में भी निकाल देते हैं, तो इससे अच्छा केवल 10 मिनट आप योगाभ्यास पे टाइम दीजिए, तो आप अपने जीवन को बड़ी खुशहाली से जी पाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं कुछ यौगिक अभ्यास। अगर आपको इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं बता दूं, अगर आपको इसके साथ और भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जैसे एज के साथ साथ जो एस्ट्रोजन हार्मोन जो कम हो जाता है उसकी वजह से एक सबसे बड़ी मेन प्रॉब्लम क्या होती है, जो हमारा ऑस्टियोपोरोसिस है वो वाली स्टेज आ जाती है। क्योंकि नॉर्मल जब जीवन चल रहा है 40 से पहले, तो हड्डियों में जो सेल है वो बनती रहती है और टूटती रहती है, लेकिन जब एस्ट्रोजन हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो सेल के टूटने का प्रोसेस है वो तो जारी रहता है, लेकिन वो रिवाइव नहीं हो पाती हैं, सेल पुनर्जीवित नहीं हो पाती है, नई बन पाती हैं और पहले वाली टूटती रहती हैं। तो उसकी वजह से हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। हड्डियां कमजोर होने की वजह से वो उनकी फ्रैक्चर का जो चांसेस है, थोड़ा सा गिरते ही हड्डियों में फ्रैक्चर आ जाता है और ऑस्टियोपोरोसिस की और आर्थराइटिस की समस्या भी देखने को मिल जाती है कि हड्डियां और ज्वाइंट की जो मोबिलिटी है वो कम हो जाती है और हड्डियां एक दूसरे से टकराने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत पेन होता है। जो तभी ये कहा जाता है कि उम्र के साथ साथ घुटनों में दर्द होना अधिकतर महिलाओं को ज्यादा होता है। तो इसका मेन कारण मेनोपॉज ही होता है कि एस्ट्रोजन की कमी के कारण ऑस्टियोपोरोसिस की समस्या अपने आप ही समय के साथ आ जाती है। और क्योंकि हम इसे नॉर्मली डायग्नोज नहीं करवाने जाते हैं, जब हमें दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या कोई फ्रैक्चर हो जाता है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं और जब डॉक्टर हमें बताता है कि हमें ऑस्टियोपोरोसिस हो गया है। तो ये वाले सारे अभ्यास अगर आप करेंगे, अगर आपको ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हुआ है तो इसको बचाया जा सकता है काफ़ी हद तक, पूरा नहीं काफ़ी हद तक, अगर रेगुलर अभ्यास करेंगे तो। और अगर आपको हो गई है वो वाली कंडीशन तो इसे थोड़ा सा नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप रेगुलर अभ्यास करेंगे तो आपको पेन किलर वगैरह नहीं लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको अभ्यास रोज करना पड़ेगा। तो अभी हम शुरू करते हैं। सीधे खड़े हो जाइए, दोनों हाथ कमर पे रखेंगे। ये अब हो सकता है बहुत सारी महिलाएं खड़े होकर नहीं कर पाए तो वो कुर्सी पर बैठकर ये सारे अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल सीधे गर्दन को ऊपर करेंगे, श्वास छोड़ते हुए गर्दन को नीचे की तरफ लेकर आएंगे, श्वास लेते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, अप डाउन, अप डाउन, अप, साइड में जाएंगे, डाउन, अप डाउन,
अप डाउन, अप डाउन। कि 5 से 10 बार आपने दोनों तरफ करना। फिर ट्विस्टिंग, सांस छोड़ते हुए साइड में, सांस लेते हुए बीच में, सांस छोड़ते हुए साइड में जाएंगे, सांस लेते हुए मध्य में आए, सांस छोड़ते हुए साइड में, दोनों हाथ सीधे, दोनों हाथ कंधों के लेवल पे लेके जाएंगे सामने की तरफ और पूरा रोटेट करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन। दूसरी तरफ 1, ये आपको 10 से 15 बार अभ्यास करना है। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हाथ ऊपर, डाउन। इस तरीके से आपको कंधों की एक्सरसाइज करनी है। फिर धीरे से दोनों हाथों को ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे। यहाँ से हाथ उठाएंगे और दोनों हाथों को सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 5 से 10 बार अभ्यास करें। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, अप डाउन, रिलैक्स। ये अभ्यास आपको खड़े होकर भी कर सकते हैं और आप कुर्सी पर बैठकर भी कर सकते हैं। अगला अभ्यास हमारा ताड़ासन। दोनों हाथ सामने करेंगे, फिंगर लॉक करते हुए क्रॉस करेंगे। और अगर आपको घुटनों में ज्यादा दर्द है तो आप अपने आप नहीं उठाएंगे शुरू में कुछ दिन, दोनों पैर जमीन पर रखकर ही अभ्यास करेंगे। अगर आपके घुटने ठीक है तो आप हल्के से एड़ियां उठा सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही उठाएं ताकि बैलेंस बना रहे। सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अप डाउन, 5 बार अप डाउन करते हुए फिर 10 सेकेंड यहीं रोक के रखेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। धीरे से वापस आ जाएंगे। रिलैक्स। ये आपके घुटनों के लिए, टखनों के लिए, जो आपको ज्वाइंट प्रॉब्लम हो जाती है उसके लिए बहुत जरूरी है। और जब हम स्ट्रेचिंग करते हैं तो एक नेचुरल पेन किलर हार्मोन्स रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपको किसी भी तरीके का पेन हो तो उसमें रिलीफ मिलता है। तो जिसे हम कहते हैं कि योगाभ्यास करने से या एक्सरसाइज करने से आपने जो भी की है उससे मुझे काफी हल्कापन लगता है, वो एंडोमॉर्फिन हार्मोन्स के रिलीज होने की वजह से ही होता है, जो नेचुरल पेन किलर है। फिर अगले अभ्यास में हम दोनों हाथ सीधे रखेंगे, हल्के से दोनों पैरों के बीच में गैप रखते हुए खड़े हो जाइए। बाएं हाथ को ऊपर की तरफ उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए हल्का सा दाईं तरफ लेकर जाएंगे। श्वास करते हुए वापस आएंगे और दूसरे हाथ से नीचे की तरफ। ये 5 से 10 बार आपको अभ्यास करना है। 3, 4, 5, 6। इन अभ्यास से आपको अगर डाइजेशन की कोई प्रॉब्लम हो जाती है वो भी ठीक हो जाएगी। 7, 8, 9, 10। अगला अभ्यास कटी संचालन। दोनों हाथ सीधे करेंगे,
श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ जाएंगे, श्वास लेते हुए सामने की तरफ, श्वास छोड़ते हुए पीछे की तरफ, श्वास लेते हुए सामने, श्वास छोड़ते हुए पीछे, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। इस तरीके से आपको ये 3 अभ्यास करने हैं। अगला अभ्यास, पैर खोल लीजिए थोड़ा सा। जितना आप आराम से सहजता से पैर खोल पाए इतना ही आपको पैर खोलने हैं। बाद में दाएं पैर को दाएं तरफ करेंगे और दोनों हाथ साइड में रखते हुए हल्का सा नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। अगर आप ये अभ्यास अपने आप नहीं कर पाए तो कुर्सी की सहायता से भी आप कर सकते हैं, या दीवार पे हाथ लगाकर भी आप इस तरीके से अभ्यास कर सकते हैं। पैर खोले, थोड़ा सा हल्का सा बेंड किया, दीवार का सहारा लिया और आराम से इस तरीके से। फाइनल पोजीशन आपको ये करना है, लेकिन ये नहीं होता है तो आप आराम से दीवार का सहारा लेते हुए भी इस तरीके से आप कर सकते हैं। ऐसे आप कर लीजिए। फिर दूसरी तरफ सेम, बाएं पैर को बाईं तरफ मोड़ेंगे, हल्का सा झुकेंगे, और जरूरी नहीं है बहुत नीचे भी झुके, हल्का सा झुकेंगे तो भी चलेगा। इस तरीके से आपको आराम से करना है। वापस सहजता से करना है। मेन ये है कि हल्का सा आपका घुटना बेंड हो और आपका बॉडी वेट थोड़ा सा घुटने पे भी आ जाए। आपको इस तरीके से करना है। तो आप दीवार का सहारा लेकर करेंगे या अपने आप करेंगे? शुरू में सपोर्ट लेके कर लीजिए, फिर धीरे धीरे आपकी क्षमता बढ़ जाएगी, फिर आप अपने आप भी आसानी से कर पाएंगे। पैरों को धीरे से 3 फीट की दूरी पर ही खोले रखेंगे और यहीं से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ आएंगे। अगर किसी को कमर में, गर्दन में दर्द है तो वो पूरा नीचे ना झुके, इसी अवस्था में बने रहेंगे और गर्दन ऊपर रखेंगे यहाँ तक। अगर किसी को कमर दर्द नहीं है, गर्दन दर्द नहीं है, तो वो पूरा नीचे की तरफ झुकेंगे। दोनों हाथों को पैरों के बीच में रखेंगे और गर्दन नीचे की तरफ। फिर इसे ऊपर आ जाएंगे। इस तरीके से आपको ये अभ्यास आप वैसे भी कर सकते हैं। अगर कोई इजीली अपने आप नहीं कर पाए तो कुर्सी का सहारा लेकर या दीवार का सहारा लेकर करेंगे कि सांस लेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ दीवार पे रख के और अपने आप को नीचे झुकाएंगे, लेकिन गर्दन ऊपर ही रहेगी। इस तरीके से आसानी से किया जा सकता है। फिर अभी हम कुछ बैठकर अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को सीधा रख लीजिए, दोनों हाथों को आरामदायक अवस्था में कमर के साथ, कमर के पीछे बिल्कुल लूज, और दोनों पंजों को ऊपर की तरफ करेंगे और नीचे की तरफ। ये अभ्यास आपको घुटनों में जो दर्द हो जाता है उसको आराम देने के लिए बहुत अच्छे हैं। या आप बैठ कर भी कर सकते हैं और लेट कर भी ये अभ्यास किए जा सकते हैं। 10 बार ऊपर नीचे करें। पैर खोल लीजिए, थोड़ा सा अंदर की तरफ और दोनों पैरों को बाहर की तरफ करेंगे, बिल्कुल लूज रखते हुए अंदर और बाहर की तरफ। फ्री छोड़ दीजिए पैरों को, अपने आप होते रहिए हल्के हल्के। फिर धीरे से रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये इंश्योर करें, ये ध्यान रखें कि ये करते हुए, मूवमेंट करते हुए आपके घुटने सीधे रहें। धीरे धीरे, अगर आपसे दोनों पैरों से एक साथ नहीं होता है तो एक एक पैर से अभ्यास कर लीजिए। दूसरी तरफ अब पैरों को बिल्कुल सीधा रखते हुए
टखनों से बिल्कुल सीधा रखते हुए और केवल टो को टाइट करेंगे। ऊपर पैर की अपने उंगलियों को टाइट करेंगे और ढीला छोड़ देंगे। पैरों को टाइट, पंजों को टाइट करेंगे और लूज छोड़ देंगे। टाइट, लूज, टाइट। इससे पैरों के बीच में प्राण का और ब्लड फ्लो बहुत अच्छा हो जाता है। जब हम पूरा टाइट और रिलीज करते हैं, टाइट, रिलीज, टाइट, रिलीज, रिलैक्स। अगला अभ्यास हमारा जानुशीरासन। पैर को घुटनों से मोड़ेंगे। अगर आपको घुटनों में दर्द है और ये नहीं मुड़ता है तो आराम से जितना इजीली इतना मुड़ पाता है तो थोड़ा सा मोड़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा करेंगे उससे भी लाभ होगा। और दोनों हाथों को ऊपर खींचेंगे और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। पंजों को पकड़ लें और हल्का सा नीचे झुकने का प्रयास करें। आपसे जितना झुका जाता है, आपसे इतना झुका जाता है तो आप इतने ही झुकिए। ये श्वास लेते रहेंगे, छोड़ते रहेंगे। अगर आप पूरा इजीली झुक सकते हैं तो आप पूरा नीचे झुके। पाँच से 10 सेकंड तक किसी भी आसन में बने रहना है, लेकिन सामान्य श्वास के साथ। तो श्वास भरेंगे, दूसरी तरफ। ध्यान रखना जितना आपसे सहजता से हो पाए आपने इतना ही करना है। सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे। आपसे इतना होता है इस तरीके से पैर रख के तो आप इतना ही करें। अगला अभ्यास हमारा तिर्यक जानुशीरासन। उसमें हमने हल्का सा पैर को इसी तरीके से मोड़ के रखना है जितना आप मोड़ सकते हैं। दूसरे पैर को सीधा करेंगे। जो पैर सीधा है उसी हाथ को सेंटर में रखेंगे और जो पैर मुड़ा हुआ है उस हाथ को ऊपर रखेंगे। यहाँ श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं। अगर आप पंजे को पकड़ सकते हैं तो आप पंजे को पकड़ लीजिए। अगर आप पंजे से नहीं पकड़ा जाता है तो आप जितना आराम से इतना कर सकते हैं तो आप इतना ही कीजिए। इस अवस्था में बने रहेंगे 5 से 7 सेकंड तक, 10 सेकंड तक इसी अवस्था में सहजता से बने रहेंगे। वापस आ जाएं। सेम अभ्यास दूसरी तरफ से। श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए नीचे आएंगे। वापस पैर खोल लीजिए। जितना आराम से खोल सकते हैं इतना ही। अगर आप इतना खोल सकते हैं तो आप इतना ही खोल लीजिए। बस इतने से पैर खोल के दोनों हाथों को पैरों के बीच में रखेंगे। हल्का सा नीचे झुकेंगे और गर्दन ऊपर। अगर आपको कमर में कोई दर्द है, झुकने में दिक्कत है तो आप नीचे की तरफ नहीं झुकेंगे, केवल इतना ही बैठे रहेंगे। अगर आप झुक सकते हैं तो हल्का सा कोहनिया जमीन पे रखेंगे और गर्दन ऊपर रखते हुए सहजता से 5 से 10 सेकंड इसी अवस्था में बने रहेंगे। और अपना पूरा पेल्विक रीजन पे ध्यान रखेंगे। धीरे से वापस आ जाएं। अगला अभ्यास बटरफ्लाई। दोनों पैरों को मोड़ के रखेंगे, फिंगर लॉक करेंगे और पूरा अप डाउन। क्योंकि जब घुटनों में बहुत दर्द हो जाता है तो आपको बटरफ्लाई करने में थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। तो आपसे जितने पैर मुड़ते हैं, अगर आपसे इतने भी पैर मुड़ते हैं और यहाँ से पकड़ा जाता है तो इस अवस्था में भी आप हल्का हल्का बटरफ्लाई करें। सिर्फ इतना है। इतने से भी आपको बहुत लाभ मिलेगा। क्योंकि अधिकतर हर 10 में से
6 लेडीज को घुटनों की दिक्कत शुरू हो जाती है, इसलिए उसका विशेष तौर पे ध्यान रखना। और बहुत ज्यादा वॉक नहीं करनी। जब आप बहुत ज्यादा वॉक करते हैं तो भी आपके घुटनों पे दबाव पड़ता है। जब बहुत ज्यादा चलते फिरते हैं, लंबा पैदल चलते हैं, तो आपको दिक्कत होती है। थोड़ा सा वॉक करें और थोड़ा सा योगा अभ्यास करें तो आपको ज्यादा आराम मिलेगा। तो आराम से जितना रोक सकते हैं इस अवस्था में थोड़ी सी देर बने रहें। अगला अभ्यास हमारा वज्रासन। लेकिन वज्रासन जिसको घुटनों में दर्द है वो नहीं करेगा और सभी कर सकते हैं। वज्रासन की अवस्था में हम दोनों घुटनों को मोड़कर, अंगूठे पैरों के मिलाकर और आगे से घुटने मिलाकर इस अवस्था में बैठते हैं। ये हमारे पेल्विक रीजन को स्ट्रेंथनिंग देने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास है। हमारे पेट के साथ की जो मसल्स हैं उनकी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत अच्छा है और ऐसे हमारा डाइजेशन भी इम्प्रूव होता है। लेकिन पहले ही बताया घुटनों में दर्द हो तो नहीं करेंगे। अगला अभ्यास हमारा मार्जरी आसन। जिस तरीके से हम घुटनों मोड़कर बैठे थे वही इस तरीके से पैर खोलेंगे। दोनों हाथों में, पैरों में हल्का सा लगभग 1 गुलाब का दोनों हाथों में गैप रखेंगे और सांस भरते हुए गर्दन को ऊपर खींचेंगे और कमर को नीचे, सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे, सांस छोड़ते हुए गर्दन ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, सांस भरते हुए ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे, अप, डाउन, अप, डाउन, रिलैक्स। क्योंकि मेनोपॉज की जो स्टेज में हमें मानसिक उद्वेलन बहुत ज्यादा होता है, सारा दिन विचारों का जंजाल चलता रहता है, तो उसको कम करने के लिए हल्का सा पैर खोलेंगे और शशांक आसन का अभ्यास करें। पूरा नीचे की तरफ अपने आप को सरेंडर कर दीजिए। अगर आपसे पूरा घुटने बेंड करके इस तरीके से नहीं झुका जाता है तो आप हल्के से घुटने बेंड रखते हुए अपने आप की कोहनियां नीचे रखेंगे और कोहनियों अपनी हथेलियों के ऊपर अपने आप को माथा नीचे रख देंगे। इस अवस्था में आपके पूरे पेल्विक रीजन का कॉन्ट्रैक्शन और रिलीज ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो ये आपको इसमें 2 से 3 मिनट इसी अवस्था में आपको बने रहना। अगले अभ्यास में हम पैर खोलकर कमर के बल लेट जाएंगे। दोनों पैरों को हल्का सा 90 एंगल तक उठाएंगे। अगर आप अपने आप रोक सकते हैं तो इसको अपने आप रोकिए, नहीं तो दोनों पैरों को दीवार की सहायता से भी रोका जा सकता है कि दोनों पैरों को उठाकर दीवार के साथ लगा दिया और अपने आप को ढीला छोड़ दिया। आप इस अवस्था में 1 से 1 मिनट तक बने रह सकते हैं आराम से, लेकिन अपनी क्षमता अनुसार भी ध्यान रखना है। धीरे से वापस आएंगे। रिलैक्स। आरंभ में
एक पैर से हल्का सा उठाएंगे और नीचे ले आएंगे, फिर दूसरे पैर से उठाएंगे लेकिन बहुत ही सहजता के साथ, फिर नीचे ले आएंगे, बाएं पैर को ऊपर, बाएं पैर को ऊपर। इस तरीके से आपको 10 से 20 बार ये अभ्यास करने हैं दोनों पैरों से। सहजता के साथ रिलैक्स। अगला अभ्यास सेतुबंध आसन, दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे, एंकल से। इसका मैं आपको अभी मॉडिफिकेशन बता रही हूँ बहुत पैरों को, क्योंकि अगर घुटनों में दर्द है तो आपका हिप के पास लाना थोड़ा सा दिक्कत करेगा। तो जितने आराम से मोड़ सकते हैं इतना ही पैरों को मोड़ेंगे और दोनों हाथ कमर के साथ रखते हुए सांस भरते हुए पेट को ऊपर की तरफ उठाएंगे। 10 से 15 सेकेंड इसी अवस्था में बने रहें। अगर आपसे 10 से 15 सेकेंड नहीं रोका जाता तो 5-5 सेकेंड के 3 राउंड कर लीजिए। सांस भरेंगे और सांस छोड़कर नीचे की तरफ, दोबारा फिर सांस भरेंगे, सामान्य श्वास रखते हुए ऊपर की तरफ होल्ड करेंगे और सांस छोड़ते हुए नीचे की तरफ आएंगे। यहीं से दोनों घुटनों को मोड़ते हुए पेट की तरफ लगाएंगे और फिंगर लॉक करते हुए पेट की तरफ दबाएंगे। अगर आपकी कमर में गर्दन में दर्द नहीं है तो सांस छोड़ते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएंगे और इस अवस्था में बने रहेंगे। लेकिन अगर गर्दन में दर्द है और घुटनों में दर्द है और इस अवस्था में आप नहीं कर सकते हैं तो हल्का सा इसको मॉडिफाई करते हुए हम एक एक घुटने से एक पैर को मोड़ेंगे, दोनों हाथों को थाइस के पास से, इनर थाई के पास से पकड़ेंगे और इसको हल्का सा अपनी तरफ रखेंगे। घुटनों पे दबाव नहीं डालना है, इस तरीके से करेंगे। तो श्वास छोड़ते हुए अंदर दबाएंगे और रिलैक्स। 5 से 7 सेकंड तक इस अवस्था में बने रहेंगे। सहजता के साथ, घुटने पे ज्यादा दबाव नहीं देना है। वापस दूसरी तरफ, एक बार फिर करेंगे। जब अपने आप को रिलैक्स करें तो एब्डोमिनल ब्रीदिंग जरूर करनी है। सामान्य श्वास ना लेकर आपको पेट से श्वास लेना। श्वास भरते हुए अनुभव करें क्योंकि पेट की मूवमेंट ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए पेट की मूवमेंट नीचे की तरफ जा रही है। आपको जबरदस्ती नहीं करना है, केवल आपको पेट के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि जहाँ हम ध्यान लगाते हैं वहाँ हमारे प्राण का और ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे अपने आप ही वो एब्डोमिनल ब्रीदिंग होने लगेगी। आपको केवल पूरा ध्यान लगाना है पेट के ऊपर। तो इस तरीके से हम आराम करेंगे, पूरा ध्यान पेट के ऊपर लगाते हुए। उदर फंक्शन आपको रिलैक्स करने के लिए और अच्छी नींद देने के लिए, मन की शांति के लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है। जब आप 10 से 20 बार उदर फंक्शन करते हैं, पेट से सांस लेते हैं, तो आपका मन एकदम शांत हो जाएगा। अगला अभ्यास हम पेट के बल लेट जाएंगे।
अगर ये करते हुए घुटनों में किसी प्रकार का दर्द होता है तो फिर नहीं करना। बहुत धीरे धीरे करेंगे। ऐसे 20 बार ये आपने अभ्यास करना है। इसके आगे हम करेंगे भुजंगासन। दोनों हाथ कमर के नीचे कंधे के नीचे रखेंगे। सांस भरते हुए हल्का सा गर्दन को उठाएं। आराम से सहजता से 10 से 15 सेकंड रोक के रखेंगे और नीचे ले आए। अगर आप इतना नहीं उठा सकते तो दोनों कंधों को, कोहनियों को कंधों के नीचे रखेंगे और सांस भरते हुए हल्का सा ऊपर उठाएं। इस अवस्था में हल्का सा पेल्विक रीजन की कॉन्ट्रैक्शन आपको करके रखनी है और गर्दन ऊपर की तरफ खींच के रखनी है। सांस आपका सामान्य चलता रहे। रिलैक्स। धीरे से ऊपर बैठ जाएंगे। ध्यान दीजिए, आपको ये अभ्यास जरूर करना है अपने आप को रिलैक्स करने के लिए और शांत करने के लिए। आराम से, सहजता से, जैसे आपसे कंफर्टेबली बैठा जाता है वैसे बैठ जाइए। अगर आपसे पद्मासन लगता है तो आप पद्मासन लगाइए, अगर नहीं तो अर्ध पद्मासन लगाते हुए इस अवस्था में बैठ जाइए। आपसे अगर ये नहीं लगता है तो आप सुखासन में बैठ सकते हैं। अगर घुटने मोड़कर बैठने में दिक्कत है तो आप दोनों पैर खोलकर भी आप प्राणायाम कर सकते हैं। तो अभी हम हल्के से पैरों को मोड़कर अर्ध हलासन की अवस्था में और अब पूरा पद्मासन की अवस्था में और अब पूरा पद्मासन लगाते हुए इस अवस्था में बैठे हुए। आपसे जैसे कंफर्टेबल बैठा जाता है आप उसी अवस्था में बैठेंगे। कुछ प्राणायाम का अभ्यास करेंगे और योग निद्रा का अभ्यास आपको बीच बीच में करते रहना है। योग निद्रा के लिए आप हमारे मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान के फेसबुक पेज पे श्रीमती सीमा सागर मैडम के साथ योग निद्रा का जो सेशन है इसे आप देख सकते हैं। वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। तो आपको बीच बीच में योगिक आसन भी करने हैं, प्राणायाम भी करना है और हफ्ते में 2 बार योग निद्रा का अभ्यास भी बहुत जरूरी है आपको शांत रखने के लिए और मन को प्रसन्न रखने के लिए। तो अगला भी हम कुछ प्राणायाम की बात करेंगे। तो सबसे ज़्यादा जरूरी है डीप ब्रीदिंग। इसी अवस्था में बैठे बैठे ही हम गहरा लंबा सांस भरेंगे और सांस छोड़ देंगे। इस तरीके से सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया 10 बार दोहराएंगे। अभी समय के अभाव के कारण मैं आपको सारे अभ्यास केवल 3 बार करके ही बताऊंगा, लेकिन आप कम से कम 10 बार सभी अभ्यास का प्रयास करें। इनहेल, अगला अभ्यास हमारा कपालभाति क्रिया। कपालभाति क्रिया आपको तब करना है अगर आपको पीरियड स्टार्ट हो गए हैं तो अभ्यास नहीं करना है। अगर सामान्य अवस्था है तो आप कपालभाति का अभ्यास कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको 10 बार ही करके दिखा रही हूँ, आपको कम से कम 50 बार जरूर करना है और समय के साथ आप अपनी काउंटिंग बढ़ाते जाइए। आंखें बंद, दोनों नाक से श्वास भरेंगे और फोर्सफुली एक्सहेलेशन करते हुए, एक्टिवली एक्सहेलेशन करते हुए श्वास छोड़ देंगे।
तो इस तरीके से आपको कपालभाति के अगर आप एक राउंड में 20 बार कर सकते हैं तो 3 स्ट्रोक कीजिए। एक बार सांस लेंगे, 20 बार करेंगे, फिर श्वास भरेंगे, 20 बार करेंगे, फिर दोबारा सांस लेंगे और 20 बार सांस छोड़ देंगे। अगला अभ्यास हमारा अनुलोम विलोम। विलोम के लिए दाएं हाथ से प्राणायामिक मुद्रा बनाएंगे, दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे और बाएं नासिका से श्वास लेंगे और दाएं नासिका को खोलते हुए श्वास बाहर छोड़ देंगे। फिर दाएं नासिका से श्वास लेंगे और बाएं नासिका से श्वास छोड़ देंगे। जब आप एक नासिका से श्वास लेने और छोड़ने का काम कर रहे हैं तो दूसरे को बंद रखेंगे। तो पहले दाएं नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे, बाएं से श्वास लेंगे, फिर बाएं को बंद करेंगे उंगलियों की सहायता से और दाएं से श्वास छोड़ देंगे। फिर दाएं से श्वास भरें, बाएं से श्वास छोड़ दें, फिर बाएं से श्वास भरें, दाएं से श्वास छोड़ दें। बाएं से श्वास छोड़ते हुए सर्कल का पूरा करेंगे। जब आप बाएं से श्वास भरते हैं और दाएं नासिका से श्वास छोड़ते हैं, फिर दाएं से श्वास भरते हैं और बाएं नासिका से श्वास छोड़ते हैं, तब आपका एक राउंड पूरा होता है। इस तरीके से आपको 10 से 15 बार अनुलोम विलोम का अभ्यास करना है। अगला अभ्यास हमारा उज्जयी प्राणायाम, क्योंकि कई बार उम्र के साथ थायराइड प्रॉब्लम भी हो जाती है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करें। दोनों नासिका से श्वास भरते हुए हल्का सा गले से जब हवा टकराएगी तो हल्की सी ध्वनि उत्पन्न होगी और फिर दोनों नासिका से श्वास छोड़ देंगे। ध्यानपूर्वक सुनेंगे। उज्जयी प्राणायाम में सांस को लेते हुए हल्की सी ध्वनि आती है और सहजता से दोनों नासिका से श्वास छोड़ दिया जाता है। अगला अभ्यास हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में श्वास भरते हुए साइलेंटली श्वास भरते हैं और श्वास छोड़ते हुए भंवरे के समान गुंजन करते हुए श्वास को बाहर छोड़ा जाता है। श्वास भरेंगे, उज्जयी प्राणायाम में और भ्रामरी प्राणायाम में बहुत सारा अंतर है। उज्जयी प्राणायाम में गले का कॉन्ट्रैक्शन होता है और पूरी जो कैरोटिड नर्व्स और मांसपेशियां हैं इनका खिंचाव होता है और हमारे थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड पे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है।
भ्रामरी प्राणायाम में पूरे नर्वस सिस्टम पे काम होता है और पूरा अपर पार्ट पे जो हमारा ब्रह्मरंध्र वाला भाग है, गले से ऊपरी भाग है, इसमें हमारे नाद की उत्पत्ति होती है। तो उसका दोनों का बहुत ही अलग अलग प्रभाव है, इसलिए दोनों का अभ्यास करना जरूरी है। अगला और अंतिम अभ्यास हमारा ओम साधना, या जिसको प्रणव जप भी कहा जाता है या ओमकार जप भी कहा जा सकता है, कई इसे उद्गीत प्राणायाम भी कह देते हैं। मेन ये है कि हमें आ, ओ और म जो तीनों को मिलाकर ओम बनता है, इसका उच्चारण करना है लगातार सहज भाव के साथ। जितना आपके पास समय हो इतना आप इसका समय बढ़ाते हुए 10 से 15 मिनट तक भी आप इसका आसानी से अभ्यास कर सकते हैं। तो आंखें बंद, दोनों नासिका से श्वास भरेंगे। शांति शांति शांति। धीरे से दोनों हाथ प्रार्थना मुद्रा में अपने इष्ट देव का शारीरिक, मानसिक, भौतिक रूप से जो भी कुछ आपके पास है, हर चीज के लिए कृतज्ञता का भाव रखें, उन्हें धन्यवाद कहिए, संतोष और संतुष्टि का भाव रखें और दोनों हाथों को आंखों पे लगाते हुए पूरे शरीर को स्पर्श करते हुए सहजता से आंखें खोल लीजिए। ये हमने कुछ यौगिक आसन, यौगिक सूक्ष्म व्यायाम और कुछ प्राणायाम का अभ्यास किया जो आपको मेनोपॉज की स्थिति से उभारने के लिए बहुत ही सहायक है। इसके साथ ही एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्रा है जो आपको हमेशा ही करनी चाहिए, चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, क्योंकि उसके जो प्रभाव जब आएंगे तो आप एकदम उसे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अगर आप आज से ही इसका अभ्यास शुरू करते हैं तो बाद में आपको कोई समस्या देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उम्र के साथ साथ हमारे महिलाओं की पेल्विक, क्योंकि बच्चे होने के बाद भी, डिलीवरी के बाद भी, तो जो मांसपेशियां हैं लोअर फ्लोर की वो कमज़ोर हो जाती है, उनकी ग्रिप जो है वो लूज हो जाती है। तो उसे हम टाइट रखने के लिए और बुढ़ापे में एक 50 साल की उम्र के बाद हमें ऐसी समस्या ना हो, इसलिए जवानी के टाइम से ही, या हम सिंपल कह सकते हैं कि 20 से 30 साल की उम्र से ही हमें ये अभ्यास रोज एक बार जरूर करना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये एक मुद्रा होती है जिसमें जिस तरीके से हम बाथरूम करने के लिए बैठते हैं और कई बार हम बाथरूम करते हुए उसे टॉयलेट को रोक लेते हैं, और कई बार जैसे हमें जाना होता है, हमें इमरजेंसी में नहीं जा पाते हैं, तो जिस तरीके से वजाइनल पार्ट की हम कॉन्ट्रैक्शन करते हैं और उसे अपने बाथरूम को रोकने का प्रयास करते हैं, उसी तरीके से ये आपको अभ्यास करना है। मतलब आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, इंटरनल पार्ट हैं, पेल्विक फ्लोर है, उसका करना है, संकुचन करना है और उसे छोड़ देना है। श्वास भरते हुए लोअर पार्ट का कॉन्ट्रैक्शन करेंगे
और श्वास छोड़ते हुए उसे ढीला छोड़ दें। श्वास भरते हुए कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दें। ये अभ्यास आप लेट कर भी कर सकते हैं, बैठ कर भी कर सकते हैं और खड़े होकर भी किया जा सकता है, लेकिन 10 बार से ज़्यादा अभ्यास नहीं करना है। 5 से 10 बार ही दिन में एक बार अभ्यास करना है। और जब आपको टॉयलेट आ रहा है, यूरिनरी ब्लैडर आपका भरा हुआ है, तब आपको अभ्यास नहीं करना है, और आपको फ्रेश नहीं हुए हैं तो तभी आपको अभ्यास नहीं करना है। अपने सुबह मल आदि से निवृत्ति के बाद ही या शाम को तभी आपको अभ्यास करना है। जब आपका यूरिनरी ब्लैडर भरा हुआ हो और आपकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत है, उसमें मल भरा हुआ है, तो कोशिश करें ये अभ्यास नहीं करें। खाली करने के बाद ही आपको अभ्यास करना है। तो आपको 5 से 10 बार जरूर करना है, ताकि उम्र के साथ आपकी पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं वो उनकी स्ट्रेंथ बनी रहे, वो उनकी ग्रिप है वो अच्छी बनी रहे और वो पूरा लूज ना हो। तो इससे आपकी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। डाइजेशन की समस्या भी दूर हो जाएगी और आपके जो यूरिनरी ब्लैडर की जो इरिटेशन की समस्या है वो भी दूर रहेगी। और कई बार जो हमारे इंटरनल पार्ट्स हैं वो नीचे की तरफ खिसक जाते हैं, ऐसा भी नहीं होगा, लेकिन आपको अभ्यास इसका रेगुलर रखना पड़ेगा। लेकिन करते हुए कोई समस्या आती है तो उसे स्किप कर दें। और ये वाले जो सारे अभ्यास जो हमने आज डिस्कस किए हैं, ये आपको आरंभिक अवस्था में विशेष तौर पे एक एक्सपर्ट्स की, योगिक एक्सपर्ट जो हैं उनकी गाइडेंस में ही आपको अभ्यास करने हैं। बाद में जब आप सारे सीख जाएं और आप सहजता से करने लगे, फिर आप अपने आप भी कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आज 20 जून है, कल हमारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। जिस तरीके से नए साल पे, नया साल आने पर या किसी अच्छे शुभ दिन पर आप एक रिजोल्यूशन लेते हैं कि एक प्रण लेते हैं कि हम अपने जीवन में ये सुधार करेंगे, तो मेरी आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आप ये प्रण लें कि मैं कम से कम 10 मिनट अपने जीवन में योगा अभ्यास को जरूर अपनाऊंगा। चाहे मैं प्राणायाम करूं, चाहे आसन करूं या मैं ध्यान ही करूं, तो आपको कम से कम 10 मिनट का समय, ये वाला 10 मिनट केवल आपका अपना समय होगा जो आप अपने आप को दे रहे हो। और मैं विशेष तौर पर महिलाओं के लिए प्रार्थना करना चाहूँगी कि वे अपने आप को स्वस्थ रखें, क्योंकि वे स्वस्थ रहेंगी तो उनके साथ वे पूरे परिवार को भी संभाल पाएंगी। और जब परिवार अच्छा रहेगा तो वो देश को भी अच्छे से और समाज को भी अच्छे से संभाल पाएंगी, क्योंकि पूरी सृष्टि का जो आधार है वो महिला ही है, जननी ही है। वही अपने गर्भ से नए भ्रूण को उत्पन्न करके एक नया जीवन का संचार करती है। तो इसी भाव के साथ मेरी महिलाओं से प्रार्थना है वो योग अभ्यास से जरूर जुड़ें और स्वस्थ बने रहें, हंसी खुशी से अपने जीवन का आनंद लें। इसी भाव के साथ आज के सेशन की समाप्ति करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।